प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। एक बार पुनः आपका मेरे चैनल यू कैन डू मैथ्स में स्वागत है। तो कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्नावली 5.3 का ये 5वां वीडियो होगा। मैंने आपसे कहा कि पार्ट वाइज मैं वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि अगर पूरी प्रश्नावली को एक ही वीडियो में रखने का प्रयास करें तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको भी ना मजा आएगा, हमको भी नहीं ठीक रहेगा। तो हम पहुंच गए प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न 17 में। प्लीज अपनी किताब खोल लें, देखें प्रश्नावली 5.3 समांतर माध्य एपी जिसको कहते हैं। 17वें क्वेश्चन में हम पहुंच गए। आज ये प्रश्नावली 5.3 के 4 क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, बड़े क्वेश्चन हैं, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न 17, आइए पढ़ते हैं प्रश्न। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ठीक है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग यानी कि हर कक्षा का, मान लो कक्षा 1 है तो कक्षा 1 में कई अनुभाग यानी सेक्शन हो सकते हैं। तो प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। मान लो यहाँ पर 3, इस प्रश्न में लास्ट में 3 सेक्शन है, तो ए बी सी अगर हम सेक्शन मान लें, प्रश्न में ऐसे आगे दिया गया है, उदाहरणार्थ समझ लें। पहले तो ये समझ लें कि जो कक्षा होगी, जिस नंबर की कक्षा होगी, उतने ही पेड़ उस कक्षा के सभी सेक्शन लगाएंगे। जैसे ये कक्षा 1 है तो ए अनुभाग है, तो ए अनुभाग ए सेक्शन का बच्चा 1 पेड़ लगाएगा, बी सेक्शन का 1 लगाएगा, सी सेक्शन का 1 लगाएगा। कक्षा 1, ठीक है। उदाहरण दिया है कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। कक्षा 1 का एक सेक्शन, अगर सेक्शन कई हैं तो जितने सेक्शन है सारे सेक्शन 1-1 पेड़ लगाएंगे। कक्षा 2 के विद्यार्थी जितने सेक्शन है उतने 2-2 पेड़ लगाएंगे। ऐसा कक्षा 12वीं तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? बात समझ गए? इस स्कूल के कक्षा 1 और 12वीं तक के विद्यार्थियों में सभी कक्षाओं में 3 अनुभाग हैं। प्रश्न कहता है कक्षा 1 का विद्यार्थी के सभी अनुभाग 1-1 पेड़ लगाएंगे। देख लें, तो ये 3 हो गया। अब मान लो कक्षा 2 है, क्योंकि ये कक्षा क्रमांक 2 है इसलिए सभी अनुभाग 2-2 पेड़ लगाएंगे, 2-2। ए सेक्शन का भी छात्र 2 पेड़ लगाएंगे क्योंकि ये कक्षा 2 है। बी सेक्शन का भी स्टूडेंट 2 पेड़ लगाएंगे, सी सेक्शन के भी स्टूडेंट 2 पेड़ लगाएंगे। इस तरह ये 6 पेड़ हो गए। कक्षा 3 है तो कक्षा 3 के भी विद्यार्थी यानी सभी अनुभाग के विद्यार्थी, सभी सेक्शन के विद्यार्थी 3-3 पेड़ लगाएंगे। इस तरह से कुल 9 पेड़ हो। तो पता करना है कि कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थी कुल कितने पेड़ लगाएंगे। अतः प्रश्नानुसार बेटा जो एपी बनी तो वो एपी बनी 3, 6, 9
अब देखिए 3 3 6 6 3 9 9 3 12 3 15 डॉट डॉट 12वीं क्लास तक। तो चूंकि कक्षा 1 से 12वीं तक कक्षा है, इसलिए यहां पर अतः यहां ए बराबर 3 हुआ, डी बराबर भी 3 हुआ और एन बराबर 12 हुआ। 12 क्यों समझिएगा, कक्षा 1 से 12वीं तक की कक्षाएं हैं, तो 1 से 12 12 संख्या हुई, यानी एन बराबर 12, यानी कि ये जो पद होंगे ये कुल 12 होंगे। पहली कक्षा 3 पढ़ लगाएगी, दूसरी 6, तीसरी कक्षा 9, इस तरह से 12वीं कक्षा तक। तो कुल कितने, तो कुल पेड़ों की संख्या बराबर कुल पेड़ों की संख्या बराबर क्या हो गया, एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमको सब मालूम है, इसी में रख देंगे, कुल पेड़ों की संख्या आ जाएगी। तो एस एन 12 है, एन 12 बटे 2, ये हो गया 2a प्लस एन है 12 ऋण 1 डी है 3, ये 2 से 12 कट गया, 2 छक्का 12, तो क्या आ गया 6 गुड़े 2 3 6 धन 12 में 1 गए 11, 11 में 3 का गुड़ा 33, तो कुल मिला के यहाँ आपको प्राप्त हो गया 6 गुणे 39, तो 39 में हमने 6 6 9 54 6 18 18 5 23, S12 इजकल टू 23, यानी कि उत्तर क्या हुआ, पेड़ों की कुल संख्या हो गई 234। आप समझ गए होंगे, ये तरीका है थोड़ा समझने का। कक्षा 1 में के कुल विद्यार्थियों ने 3 पेड़ लगाए, क्योंकि प्रश्न कहता है जो कक्षा होगी, जो कक्षा का क्रमांक होगा, उतने ही पेड़ उस कक्षा के सभी सेक्शन के स्टूडेंट लगाएंगे। तो ए सेक्शन 1, बी सेक्शन 1, सी सेक्शन 1, तो कुल हो गए 3, यानी कक्षा 1 के विद्यार्थियों ने 3 पेड़ लगाए, कक्षा 2 के विद्यार्थियों ने 6 पेड़ लगाए। इस तरह से यहाँ एक समांतर माध्य एपी बन गई। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे 234 पेड़ कुल हुए, ये आपका उत्तर हो गया। ये क्या हो गया, उत्तर हो गया आपका उत्तर। ठीक है, तो इस तरह से इन प्रश्नों को मैं आपसे बार बार कहता हूं, सबसे ज्यादा जरूरी है प्रश्न को समझ लेना, और प्रश्न समझ लिए तो उसमें दिया क्या है, हमें ज्ञात क्या करना है, ये फिर सरल हो जाएगा। हर प्रश्न के, हर अध्याय के, हर बात के कुछ फार्मूले निश्चित होते हैं, फिर हम अगर समझ गए इसमें दिया क्या है, फाइंड क्या करना है, तो हम उस फार्मूले का प्रयोग कर लेंगे। अब देखें 18 नंबर का प्रश्न, यहाँ थोड़ा सा इस फिगर को समझना है। ठीक है, ये फिगर कुछ इस तरह से है बंधु, इस तरह से, इस तरह से ये आपका फिगर है। यहाँ पर लिखा है ए, यहाँ पर लिखा है बी, तो यहाँ हम लिख दें सी, यहाँ लिख दें डी, यहाँ लिख दें ई, यहाँ लिख दें एफ। क्रम से परेशान नहीं होइएगा, ये एक प्रकार से स्पाइरल है, स्पाइरल। ठीक है, अब प्रश्न पढ़ लीजिए, प्रश्न क्रमांक 18, केंद्र ए के, ये केंद्र ए है, ध्यान दीजिएगा, ये केंद्र है ए, ये ए है केंद्र। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर,
1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा आकृति में दिखाए। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल, इस स्पाइरल की कुल लंबाई क्या है? कहने का मतलब प्रश्न ये कहता है कि ये जो अर्धवृत्त बने हुए हैं क्रमशः, एक ये है, ये दूसरा है, फिर ये तीसरा है, फिर ये चौथा है, फिर ये पांचवा है, फिर ये छठा है, फिर ये सातवां बनेगा। इस तरह के जो अर्धवृत्त बने हैं स्पाइरल के, ये 13 अर्धवृत्त हैं। इसकी इन अर्धवृत्तों की कुल लंबाई हमें ज्ञात करनी है, प्रश्न ये कहता है। लेकिन इस अर्धवृत्त में पहला जो सेंटर ए है, तो ये अर्धवृत्त है। इस अर्धवृत्त का रेडियस ये ए बी 0.5, ठीक है। फिर दूसरे इस अर्धवृत्त के लिए, इस अर्धवृत्त के लिए सेंटर बी है, ठीक है। और यहां पर ये रेडियस ए का है, यानी रेडियस 0.5 बढ़ रहे, ठीक है। अब देखिए इस अर्धवृत्त के लिए फिर से सेंटर ए हो जाएगा, फिर इस अर्धवृत्त के लिए फिर से सेंटर बी होगा। प्रश्न कहता है सेंटर ए बी होता चला जाएगा। तो कुल मिला के ये जो अर्धवृत्त हैं क्रमशः, ये जो अर्धवृत्त हैं क्रमशः, ये अर्धवृत्त, तो कुल मिला के 13 अर्धवृत्त हैं, इनकी लंबाई कुल ज्ञात करनी है, ठीक है। तो समझेंगे। अब यहां दिया है, क्या दिया है भाई? अगर हम केंद्र O को पहले, केंद्र O पहले अर्धवृत्त वृत्त का केंद्र है, ठीक है। केंद्र O नहीं, केंद्र ए, ये ए, केंद्र ए पहले अर्धवृत्त का केंद्र है, जहां त्रिज्या यानी आर या कहें R1 ए बी बराबर कितना है? 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये प्रश्न ये कहता है कि ये केंद्र बदलता जाता है, जब बी केंद्र होगा तब उस अर्धवृत्त की त्रिज्या BC होगी। तो फिर BC कितना है? अतः क्रमशः अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं, अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं R2, ये R2 क्या हुई? अब दूसरा जो वृत्त है इसकी त्रिज्या हो गई BC, BC बराबर R2 बराबर हो गया 1.0 सेंटीमीटर। बी केंद्र था, अब फिर ए केंद्र हो गया, तो चाहे AD कहें चाहे AC कहें, तो AC बराबर आपकी त्रिज्या हो गई R3 बराबर 1.5। इस तरह से 0.55 त्रिज्याएं बढ़ती जा रही, ठीक है। ये समझिएगा, ये फिगर से पहले ये था 0.5, फिर त्रिज्या ये हुई 1, इसके बाद त्रिज्या क्या हुई? AC हुई, तो 1.5, ऐसे त्रिज्या बढ़ती जा रही, ठीक है। अतः प्रश्नानुसार AP क्या हुई? पाई
R1 पाई, R2 पाई, R3 पाई, R4, कुल मिला के 13 है तो यम 13 होगा। ये अर्धवृत्त कुल कितने हैं? 13। अब यहां समझिएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पाई R1 क्या है? 0.5, फिर पाई R2 क्या है? तो R2 है 1.0, फिर R3 क्या है? 1.5, फिर R4 क्या है? R4 मैंने यहाँ नहीं लिखा, वो है 2.0। इस प्रकार से एक एपी बन रहे हैं। ठीक है। अब प्रश्न ये उठता, आपके समझ में ये ना आया होगा, ये पाई R1 क्या है? मेरे भाई, ये जो पूरा वृत्त होता है, इस वृत्त का ये जो परिधि होती है, तो परिधि का फार्मूला होता है क्या? 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर पूरे परिधि का फार्मूला। इसलिए अगर अर्ध परिधि, आधी परिधि की बात की जाए तो परिधि को 2 से हम गुणा कर देंगे, तो अर्ध परिधि क्या होगी? अर्धवृत्त क्या होगा? चाहे अर्ध परिधि कहें चाहे अर्धवृत्त कहें। ठीक है। तो अर्ध परिधि क्या हो गई? अर्ध परिधि आपकी हो गई, अर्ध परिधि बराबर हो गया 2 पाई आर बटे 2, तो 2 से 2 कट गया तो पाई आर। ये पाई R1, पाई R2, पाई R3 ये क्रमशः अर्धवृत्तों की दूरी है। ये ये अर्धवृत्त है, पाई R3 हो गया, ये अर्धवृत्त है, पाई R4 हो गया, ये अर्धवृत्त है, पाई R5 हो गया, है ना। तो ये क्रमशः एक एपी बन गई। अगर हम इसमें से पाई कॉमन ले लें तो एपी बनी 0.5, 1.0, 1.5 और ये 2.0 डॉट 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 कहां तक? 13 तक आता। यहां अब इसी को हम जोड़ देंगे तो ये परिधि, अर्ध परिधि की कुल लंबाई आ जाएगी जो 13 अर्ध परिधि बने। तो ए बराबर यहाँ क्या हो गया बंधु? 0.5। डी बराबर क्या हो गया? 1 में 0.5 घटाएंगे तो ये भी 0.5। और यन कितना हुआ? यन 13 है। 13 कहाँ मिला? 13 अर्धवृत्त है, ऐसा प्रश्न में कहा गया। ठीक है। उन सब की लंबाई ज्ञात करनी। 13 अर्धवृत्त, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से 13 अर्धवृत्त। ठीक है। तो अब इसी में हम एस एन का फार्मूला लगा दें। पाई अभी हम बाहर रखते हैं, तो एस एन इजकल टू एन अपान 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये ऐसा पाई साथ में लेके चलेंगे तो एस एन इजकल टू, तो एन कितना है? 13 बटे 2 इंटू 2a 0.5 प्लस एन कितना है? 13 माइनस 1, डी कितना है? 0.5। इस तरह से ये पाई इंटू आपका हो गया 13 बटे 2 ब्रैकेट में ये 5 दूनी 10, ये 1 हो गया धन, ये 13 में 1 गए 12, 12 पंचे 60, ये 6 हो गया बंधु, ये 6। अब देख लें, ये 6 एक साथ हो गया, पाई का मान रख दें तो 22 बटे 7 गुणे, अगर ये नीचे दिखाई नहीं देगा इसको हम इधर लिख देते हैं, क्या पाई का मान रख देंगे तो 22 बटे 7 गुणे 13 बटे 2 गुणे 6 एक साथ, ये 7, ऐसे ये ब्रैकेट में है, सब गुणे में है, तो 7 से ये 7 कट गया, 2 से ये 22 कट गया, तो क्या आ गया 11, 33, 11 91 11 3 14 143 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया उत्तर। यानी कि वो जो वायरल है, ये जो स्पाइरल है 13 अर्धवृत्तों का,
इसकी कुल लंबाई 143 सेंटीमीटर हो गई। ये प्रश्न इस प्रकार। और यहाँ पर सिर्फ मुख्य बात यह है कि हमें ये समझना होगा कि पाई आर क्या है। पाई आर अर्धवृत्त है, अर्ध परिध है। और अर्ध परिध क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कई अर्ध परिध हैं, अर्धवृत्त हैं। ये अर्धवृत्त, आधा वृत्त। बात समझ में आई? तो इस तरह से आपका ये प्रश्न क्रमांक 17 समाप्त हुआ। प्लीज वीडियो रोक कर इसको लिख लीजिएगा। बात समझ में आई? चलते हैं आगे। आगे वाला प्रश्न कहता है, प्रश्न तब से आप पढ़िए। प्रश्न क्रमांक हम पहुंच गए कहां पर? ये 17 नहीं था, ध्यान देंगे। ये 17 था, क्या था? ये 17 नहीं था, ये 18 था। ये 18 था, 17 लिखा रह गया। ये 18 था। दो प्रश्न बचे, प्रश्न 19, प्रश्न 20। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न लिखा रह गया 17, वहां 18 में बता रहा था। प्रश्न क्रमांक 19। आइए 19 प्रश्न देखते हैं। 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। प्रश्न देखिए, यहाँ लट्ठे रखे हैं क्रम से। 200 लट्ठे हैं कुल मिला के। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, उससे अगली पंक्ति में 19, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, है ना? तो दिया है। अब ये प्रश्न में चित्र बना है, आप समझ गए होंगे कि नीचे वाली जो पंक्ति है लट्ठों की, उसमें 20 पंक्ति है। ठीक है, कुल लट्ठों की संख्या क्या है? कुल लट्ठों की संख्या कितनी है भाई? जिसको हम कह सकते हैं SN इक्वल टू 200, 200। कुल लट्ठों की संख्या दी गई है ना? और प्रश्नानुसार जो लट्ठों की पंक्तियां बनी है वो 20 लट्ठे, उसके ऊपर 19 लट्ठे, उसके ऊपर 18 लट्ठे। तो प्रश्नानुसार जो एपी बनी मेरे भाई, वो बनी 20, 19, 18 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब इसमें एन नहीं दिया, एपी तो दी है कि 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है। तो लास्ट वाली यानी सबसे ऊपर जो लट्ठों की पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे होंगे ये फाइंड करना है। लिखा है, क्या लिखा है? ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, एन फाइंड करना है। एक पंक्ति 20 की, फिर एक पंक्ति 19 की, फिर एक पंक्ति 18 की। इस तरह से 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तो ज्ञात क्या करना है। यहां ए बराबर 20 और डी बराबर होगा ऋण 1। 19 में 20 घटाएंगे तो ऋण 1 आएगा। ज्ञात क्या करना है? एन बराबर क्या होगा ये ज्ञात करना है। ठीक, और सबसे ऊपरी पंक्ति में कहें तो अंतिम पंक्ति में, और इसमें लिखा है सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे ये भी ज्ञात करना है। सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या, ये भी हमें ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या। अब मेरे भाई SN दिया है, चूंकि यहां से देख लें, चूंकि SN इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो SN दिया है 200, 200 बराबर n/2 गुणे 2a।
ये 20 है, धन n नहीं दिया है, ये दिया है ऋण 1, ऐसे। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऐसे लिखेंगे 200 बराबर 1/2n भी इसको लिख सकते हैं। कारण 1/2n क्या लिखे अभी स्पष्ट करते हैं। ये 40 हो गया, ये ऋण 1 का धन n में गुणा हुआ तो धन ऋण का ऋण n, और ऋण 1 का ऋण 1 में तो धन 1, ये हो गया। तो अब n का ये जो गुणांक है 1/2 इसके नीचे आएगा 200 बटे 1/2, अभी ये पलट जाएगा और ये n इंटू 41, 40 1 41 ऋण n ये हुआ। अब ये 1/2 मेन बटे के नीचे 1/2 है, अब आप भिन्न में जाए तो ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 गुणे 2 बटे 1 बराबर 41n ऋण n स्क्वायर। कुल मिला के ये हुआ 400 बराबर 41n ऋण n स्क्वायर। इसको इधर ट्रांसपोज कर दें तो n स्क्वायर ऋण 41n धन 400 बराबर 0। ये आपका बन गया एक इक्वेशन, कैसा वर्ग समीकरण बन गया वर्ग समीकरण। अब इस वर्ग समीकरण को हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा बंधु, हमें n प्राप्त होगा। n यानी पंक्तियों की संख्या, इसमें पूछा ना है n बराबर क्या है। पंक्ति यहाँ क्या मतलब है, पहले पंक्ति में 20 लट्ठे रखे हैं, दूसरे में 19 रखे हैं, तीसरे में 18 रखे, इस तरह से कुल कितनी पंक्तियां होगी ये प्रश्न में पूछा है। सबसे ऊपरी जो पंक्ति होंगे, कहें तो अंतिम जो पंक्ति होगी उसमें लट्ठों की संख्या क्या है ये ज्ञात करेंगे। तो पहले इस समीकरण को हल कर लेते हैं। तो n स्क्वायर ऋण 41n धन 400 बराबर 0, ये हो गया n स्क्वायर ऋण 16n ऋण 25n धन 400 बराबर 0। अब आप कहेंगे ये 16n 25n क्या हो गया। जब बीच वाले पद को हम दो पदों में विभाजित करके वर्ग समीकरण हल करते हैं तो ध्यान देते हैं कि इसको जोड़ें या घटाएं तो ये आए, और इनको मल्टीप्लाई करें तो किनारे किनारे के मल्टीप्लाई के बराबर आए। ये वर्ग समीकरण में हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। तो ये n कॉमन हो गया तो n-16, यहाँ ऋण 25 कॉमन हो गया तो n-16 इक्वल टू 0। ये देखिएगा अब दोनों में n-16 तो n-16 ये है, बचा ये n, ये ऋण 25 तो n-25 बराबर 0। तो लास्ट में n बराबर 16 आया या n बराबर 25 आया। ये अब देखे n पंक्तियों की संख्या 16 भी है 25 भी है, दोनों धनात्मक है। अब सही कौन है, तो ये A1 हुआ, ये A2, ये A3, तो AN N25 भी है, N16 भी है। तो हम पहले देख लें कि N25 सही है कि N16 सही है। चूंकि A25 N की संख्या 25 AN लास्ट टर्म, तो अगर N हम 25 माने तो इसको हम लिखेंगे A + 24D। तो ये A कितना है 20 + 24, D क्या है -1, तो ये 20 ऋण 24 आ गया, तो ये ऋण 4 आ गया। यानी A25 यानी 25वीं पंक्ति में अगर हम 25 n माने तो 25वीं पंक्ति में ऋण 4 लट्ठे होंगे, जो कि संभव नहीं। ऋण 4 या तो 4 हो, ऋण 4 संभव नहीं, इसलिए यहां लिखेंगे कि n बराबर 25 संभव नहीं है, क्योंकि लट्ठों की संख्या ऋणात्मक नहीं होगी। तो फिर क्या देख लें, A हम देख लें A16, तो A16 A + 15D लिखेंगे।
तो 1 20 है, धन 15, डी क्या है ऋण 1 है, तो ये 20 ऋण 15, तो ये हो गया कितना 5, यानी A16, यानी 5 अंतिम पंक्ति 16 है और उसमें 5 लक्षों की संख्या है, तो यहां लिखेंगे n बराबर क्या आया 16। तो प्रश्न में पूछा क्या है मेरे भाई, पूछा है लट्ठे कितने पंक्तियों में रखे गए हैं, तो यहां उत्तर लिखेंगे पंक्तियों की संख्या, उत्तर लिखेंगे पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या क्या है भाई, तो पंक्तियों की संख्या बराबर 16 है और ऊपरी पंक्ति में कुल 5 लट्ठे हैं, ऊपरी पंक्ति में कुल कितने लट्ठे हैं भाई, कुल लट्ठे बराबर 5। ये होगा आपका ये प्रश्न, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, अगर आप ध्यान दें मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें आपको कोई कठिनाई होने वाली है। पुनः मैं आपसे कहूं, पहले हमको समझना होता है कि इस प्रश्न में दिया क्या है, तो बिल्कुल साधारण तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। ये हो गया आपका कौन, प्रश्न क्रमांक 19, ठीक है। एक प्रश्न बचा 20, उसको भी देख लेते हैं। ये प्रश्न क्रमांक 19 हो गया, बढ़िया प्रश्न है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। मिटा दूं, आप लिखिएगा वीडियो को रोक करके, ठीक है। आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 20 में, अंतिम प्रश्न, बड़ा वो भी इंटरेस्टिंग प्रश्न है। फिगर से अगर आप समझेंगे बात एकदम क्लियर कट समझ में आएगी, इसलिए फिगर दिया है एनसीईआरटी की बुक में। अच्छी बात यह है कि प्रश्न जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाले हैं उनमें फिगर जरूर देता, ठीक। फिगर ही समझ लें पहले मेरे भाई, फिगर ही समझते हैं इस प्रश्न का। ये प्रश्न क्या हो गया, 20 हो गया। देखो यार, यहाँ एक बाल्टी बनी हुई है, इस तरह से ये बाल्टी बनी हुई है और इसमें ये आलू रखे हुए हैं, आलू। आप तब से प्रश्न को देखें और ये ऐसे लाइन बनी हुई, पहला जो आलू रखा है वो 5 मीटर की दूरी में रखा, पहला आलू। इसके बाद दूसरा 3, फिर तीसरा 3, फिर चौथा 3, फिर 3-3 मीटर में। आइए इसको समझते हैं। प्रश्न ये कहता है एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, यानी n = 10, ठीक है। आगे देखें, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना जाए, यानी 10 आलू बाल्टी में ना जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी ये निकालना है, ठीक है। अभी फिकर से समझाते, पहले और दूसरे आलुओं को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी। ये बाल्टी यहां रखी है, यहां से पहला प्रतिभागी दौड़ के जाएगा, इस आलू को उठाएगा, लौट के बाल्टी में डालेगा। यहां से गया 5, फिर लौटा 5, तो 5 5 10। अब देखिए दूसरे आलू के लिए, यहां से गया यहां दूसरे आलू के लिए, तो 5 धन 3 दौड़ा 8, फिर लौटा तो 8 और 8, तो कुल मिला के जो इसकी एपी बनेगी, तो प्रश्न अनुसार हम लिखेंगे
प्रश्नानुसार एपी होगी। एपी क्या होगी भाई, हिंट भी दिया गया। यहां से दौड़ा, पहला आलू उठाया, फिर आके बाल्टी में डाला, यानी कि पहला टर्म हुआ 5 गुणे 2 धन, 5 गया, फिर 5 आया तो 5 गुणे 2, फिर 5 धन 3, 5 धन 3 यानी 5 गया 3 गया दूसरे आलू के लिए, फिर लौटा तो 5 धन 3 गुणे 2, लौटा तो उतना गया, फिर तीसरा 5 धन 3 और फिर गुणे 2, ये हो गया। धन करते जाए यानी इसको जोड़ रहे हैं, चाहे एपी आप मान लें, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो एपी क्या होगी, 5 दूनी 10 धन 5 3 8 दूनी 16 धन 5 3 8 3 11 दूना 22 धन, अब देख रहे 10 6 16 6 22 6 28 6, इसी तरह से एपी बने। ठीक, सिर्फ समझना ये है, पहला प्रतियोगी यहां से गया 5 मीटर, आलू उठाया, फिर लौटा 5 मीटर, आलू डाला, तो 5 5 यानी 5 गुणे 2, फिर 5 धन 3 दूसरे आलू के लिए, 5 धन 3 यानी 8, फिर लौटा उतना तो 8 दूनी 16, फिर 5 धन 3 तीसरे आलू के लिए, 5 3 8 3 11, फिर उतना लौटा, 11 दूना 22, इसी तरह वो 10 आलू उठा रहा है तो n इक्वल टू 10, ठीक है, n इक्वल टू 10, अतः यहां a बराबर 10 और d बराबर 16 में 10 गए 6 और n बराबर 10, क्योंकि 10 कुल आलुओं की संख्या है, सभी आलू को उठाने में कितना रेस एक प्रतियोगी को यहां लिखा है, इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, है ना, तो यहां लिखेंगे प्रतियोगी द्वारा दौड़ी गई कुल दूरी बराबर, यहां करते हैं कुल दूरी बराबर Sn इजकल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये Sn क्यों लिया, ये पदों का योग Sn होता है, तो इन सब पदों का योग करेंगे तभी वो पूरी दूरी आएगी। ठीक है, तो S10 इजकल टू 10/2 इंटू 2a धन n है 10 माइनस 1, डी क्या है 6, तो S10 इजकल टू 2 पंचे 10 कट गया तो 5 गुणे 10 दूना 20 धन 9 छक्का 54, 10 में गए 9 9 छक्का 54, तो ये क्या हो गया 5 गुणे, ये हो गया 74, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, 2 37, S10 आ गया 37, यानी आपका उत्तर आ गया, उत्तर बराबर यहाँ पर हो गया आपका 370 मीटर, ये आपका उत्तर है। सिर्फ प्रश्न को समझना है, आसान सा प्रश्न है, ठीक है। अच्छी बात यह है आपकी किताब में, एनसीईआरटी किताब की खासियत है कि इसमें प्रश्नों के हिंट भी दिए रहते हैं, किस तरह से आपको प्रश्न सॉल्व करना है। तो इस तरह से प्रश्नावली 5.3 के यह 5वां पार्ट है। प्लीज अब जब देखेंगे आपको प्रश्न का हल देखना है, तो आप जिस भी पार्ट को देख रहे होंगे तो उसमें प्रश्नों को आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे
इसके पहले वाले पार्ट में पहले वाले प्रश्न है, बाद वाले पार्ट में बाद वाले प्रश्न है। अगर आप प्रश्न 20 देख रहे हैं तो आप जान जाइए कि ये अंतिम पार्ट है इस प्रश्नावली का। तो आपने देखा इस तरह से प्रश्नावली समाप्त, समांतर माध्य अध्याय समाप्त। अब आगे हम और एक अच्छा टॉपिक लेके चलेंगे, त्रिभुज। तो त्रिभुज जब हम शुरू करेंगे तो कुछ बेसिक की बात करेंगे, इसके बाद फिर वीडियो शुरू करेंगे। तो बच्चों को अब जो हम पढ़ाने वाले हैं समरूप त्रिभुज, ये बच्चों को थोड़ा कठिन लगता है, कोई बात नहीं, हम अपने तरीके से रखने का प्रयास करेंगे, आप सीखने का प्रयास करिएगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप देखें तो कमेंट्स ज़रूर रखें। आज बस इतना ही। मेरे चैनल यू कैन डू मैथ्स को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दें। आज बस इतना ही, धन्यवाद।